दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों आज हम लोग 2021 में जो आपका प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र था उसको आज लेकर आए हैं। आगामी परीक्षा में जो आपके होने वाले सीटेट परीक्षा उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। मित्रों इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। मित्रों इसमें आपका जो दूसरा प्रश्न है इसका जो आपका ऑप्शन सही होता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा? तीसरा, जो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, या छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। मित्रों तीसरे क्वेश्चन का आपका जो दूसरा ऑप्शन है, कौन सा? अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, चौथा क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, विद्यालय सामाजिकरण की एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, सामाजिकरण समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। या चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो मित्रों इसमें पहला आपका ऑप्शन क्या होता है? चौथे का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। जब वैसे भी कहा जाता है परिवार प्रथम पाठशाला होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों, जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बहुबुद्धि के सिद्धांत जोर देता है कि, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन दिया गया है आपको, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की द्वारा मापी जा सकती है, या एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है मित्रों छठवां क्वेश्चन के रूप में, कि लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देंगे नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। छठा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रथापूर्व, या प्रथागत, या उत्तर प्रथागत, या अमूर्त संक्रियात्मक। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन दूसरा जो दिया हुआ है छठवें क्वेश्चन का, दूसरा ऑप्शन आपका प्रथागत सही हो जाएगा। प्रथागत जो है आपका सही हो जाएगा, कन्वोकेशनल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने, सातवां क्वेश्चन आपका कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सांस्कृतिक उपकरणों का, गुणारोपण का, अभिप्रेरणा का, या संतुलीकरण का। तो सातवें क्वेश्चन में आपका मित्रों क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन सांस्कृतिक उपकरणों का, मतलब लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया है उसमें सांस्कृतिक उपकरणों का महत्व पर जोर दिया जाता है।
8वें क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। 8वां क्वेश्चन आपका आता है, 8वें क्वेश्चन में जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास की समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा मनोबंध। तो मित्रों इसमें जो चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा? चौथा, जो स्कीमा मनोबंध, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है मित्रों। आपको ये हमारा पढ़ाना, हमारा टीचिंग अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। और आगे हम चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो 9वें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अमूर्त सोच का विकास, या विचार सोच में केंद्रीकरण, या परिकल्पित निगमनात्मक सोच, या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसमें आपका 9वें क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 9वें क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, विचार सोच में केंद्रीकरण। मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में विचार करने की क्षमता आ जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर में आपको दिया गया है 4 ऑप्शन। आपको देखना है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, या विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, या विकास बहुआयामी होता है। तो मित्रों विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें द 4th सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन का 4th आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने 11वां क्वेश्चन है, जन्म में किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। अगला ऑप्शन है अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। फिर अगला ऑप्शन है मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, या चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। तो 11वें क्वेश्चन का आपका जो मित्रों आंसर सही होता है वो पहला आंसर सही हो जाता है, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाता है, सांवेदिक, फिर मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। 12वां क्वेश्चन हमारे सामने है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है? 12वें का ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्ययन अध्यापन की क्रिया से परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। मित्रों अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न आता है 13 नंबर का। तो 13 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें आपसे कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। समावेशी शिक्षा मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, या अभिभेदी समरूपी निर्देशों पर, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो मित्रों सबसे अच्छा इसका ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन, कि हर बच्चे को हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। जी कहने का तात्पर्य हर बच्चे को अवसर दिया जाए और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सके, इसलिए हर बच्चे को ऐसा ऑप्शन मिलना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 14वें 14 नंबर पे। अब मित्रों इंग्लिश में भी आप दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश में समझना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मंदित छात्र, या विकलांग छात्र, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो 14वां क्वेश्चन आपका है, क्या कहेंगे? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो आपको दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन
3 सही हो जाता है, जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्या है? जिसे स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। 3 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों यहाँ पर देखिएगा, नहीं पे एक बार डैश लगाया गया है, ध्यान से पढ़िएगा कहीं गलत ना हो जाए आपसे, समझिएगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, या व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो 15वां क्वेश्चन आपका मित्रों दिया गया है, इसमें आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन चौथा सही हो जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है कम परिज्ञानता बोधगम्यता, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है अति सक्रियता, चौथा है असतर्कता। तो मित्रों इसमें क्या हो जाएगा आपका? अपसारी चिंतन। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? आपका अपसारी चिंतन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का है। क्या कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन है विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो मित्रों इसमें क्या है, आपका ऑप्शन 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाता है कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर कह रहा है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। 18वां क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हम समस्या का समाधान की क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 19 नंबर पे। 19 नंबर पे क्वेश्चन आपका है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चे को दंड देकर, या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन होता है दूसरा सही हो जाता है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। मतलब जो प्रवीणता है, जो उनमें देखने की करने की क्षमता है, उनके लक्ष्यों पर उनको जोर देकर उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। 20वां क्वेश्चन है शर्मिंदगी। ऑप्शन आपको दिया गया है, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो 20वें क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, अर्थात दूसरा आंसर आपका सही हो जाता है। मित्रों ये आपका जो सीरीज दी गई है, ये आपके जो गवर्नमेंट द्वारा आंसर शीट जारी किया गया उससे मिलान किया गया, वहीं से आपको ये आंसर बताया जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको आने वाली एग्जाम में आपको अच्छे से सफलताएं प्राप्त कर सके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वें क्वेश्चन पे हमारा आता है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया गया, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या संकल्पनाओं के बीच बीच संबंध खोजना, या बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या अनुकरण नकल और दोहराना। 21वें क्वेश्चन में आपका आंसर क्या सही हो जाता है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। सबसे बढ़िया ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में
छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। यदि अगला दिया गया अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो मित्रों 22वें क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाता है वो आपका दूसरा सही हो जाता है। त्रुटियों को समझा जाए और अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए उन्हें अर्थपूर्ण समझा जाए किया जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, 23 में आपको दिया गया है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन दिए गए, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। मित्रों 23वां का जो आपका ऑप्शन है क्या कह रहा है, बच्चों को सीखने में कठिनाई जब होती है जब सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगर उनको क्रम से दे दिया जाए, श्रृंखलाबद्ध दे दिया तो अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपका आता है 24 नंबर का, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, उच्च उत्तेजन या उच्च भय। अगला ऑप्शन है निम्न उच्च उत्तेजना उच्च भय। तीसरा ऑप्शन है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, या चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो 24वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और बिना भय के हम अधिगम करें, कि हम किसी प्रकार का कोई भय ना हो, तभी हम अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें कोई भय होगा तो हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक मित्रों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में आपको ऑप्शन दिया गया है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न क्या है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार क्या कहता है, इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अर्थात वो किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं, इसलिए वो अधिगम की संरचनात्मकता पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या होता है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 क्या कह रहा है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन दिया गया है, योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है, या प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या असफलता अनियंत्रित है। तो मित्रों जो 26वां क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन दिया गया एबिलिटी टू इम्प्रूव, अर्थात पहला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। 26 का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों 27 नंबर पर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या बारंबार परीक्षाएं, या अन्वेषण और संवाद। 27 नंबर पर आपका क्या है, बच्चों से संवाद किया जाए, अन्वेषण और संवाद। ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन सही हो जाता है, इंक्वायरी एंड डायलॉग जो आपका ऑप्शन 4th नंबर है। 28 नंबर पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं इसमें क्या है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक स्वपरिपक्वता, स्वनियमन, या आत्म केंद्रितता, या मनोवैज्ञानिक विकार। तो आपका इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाता है, आपका इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन। आपका आंसर क्या सही हो जाता है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका 29 नंबर के क्वेश्चन पर।
मित्रों यह जो आपका सीटेट परीक्षा होने वाला है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा और हमारे चैनल को लाइक भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहेंगे और आपको परीक्षा में बहुत सहयोग प्रदान करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को नामांकित करना, या योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो 29 नंबर आपका क्या कहता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके जो बाल विकास से आता है, उसमें 30 क्वेश्चन हमने आज पढ़ा। इस 30 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इस 30 प्रश्नों में आपका लास्ट क्वेश्चन है, 30वां प्रश्न है। इसमें हम क्या दिया गया है देखते हैं कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन आपका है केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर, या ऑप्शन आपको दिया गया आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो मित्रों आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता दोनों पर आधारित होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होता है। मित्रों इस प्रकार से 2021 में जो आपका प्रश्न पूछे गए थे, 30 प्रश्न पूछे आपके जनवरी 2021 में जो आपका पेपर हुआ था वो पेपर है ये, और बाल विकास के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको आज हम लोगों ने देखा। कुछ और नए प्रश्नों को लेकर फिर आपके सम्मुख आते, तब तक मित्रों आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिएगा, अच्छे सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा कमेंट करिएगा, जिससे हम लोग का भी थोड़ा हौसला बना रहेगा। और कुछ नया लेकर फिर आपके सम्मुख आते हैं, कुछ नए प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।